चलिए सबसे पहले हमारे जो प्राइमरी मेंबर्स हैं उनके सवाल लेते हैं। अभिषेक सिंगला जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट फ्यूचर ऑफ मोतीलाल नैस्डैक 100 शुड आई इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स। सर ये तो एक फंड की बात हो गई। लोकेश सर आप राय देंगे इनको ये मोतीलाल नैस्डैक 100, क्योंकि नैस्डैक का शुक्रवार के सेशन में 4% गिरा है और एआई स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है सर, उसको ध्यान में रखते हुए क्या इनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो सर, पहला डिस्क्लेमर ये दे दूं, मैं गलत हो सकता हूँ। हुआ क्या है सर, 2024 में आप जब देखेंगे तो रेलवे स्टॉक चल रहा था। हर एक बंदा आरबीएनएल 700 में, आईआरएफसी 200-300 में, इरकॉन 300 में लेके बैठा हुआ है। आज 150 रुपए, कोई 200 रुपए चल रहा है। सब 60% 70% टूटा हुआ है। क्या होता है, हमारी आदत है जो चल रहा है और जो वैल्यूएशन बहुत ऊपर चल रहा है वहां जाके हम बाद में पैसा लगा देते हैं। आज वही हालत नास्दाक में है। मोतीलाल ओसा का नास्दाक फंड कम से कम 3-4-5 साल से मैं रिकमेंड करते हुए आ रहा था। अब नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? वहां मुझे लगता है बबल और वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है। मगर इसका मतलब, मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था, मैं गलत हो सकता हूँ। इसका मतलब है जब मार्केट मोमेंटम होता है तो हो सकता है और भी 15-20-30% चल जाए ये स्टॉक और मैं गलत पड़ जाऊं और मुझे टोल किया जाए। बट जो वैल्यूएशन दिख रहा है, इस वैल्यूएशन में अभी नास्दाक लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। ये इंडेक्स काफी अच्छा है, बट बड़ा एक करेक्शन 20-30% का करेक्शन अगर मिलता है उसके बाद इसमें ऐड ऑन करने की सोचा जा सकता है, इस वैल्यूएशन में नहीं। वरुण सर आपको क्या लगता है ये स्टॉक्स में बबल बन चुका है? जिस तरह का नैस्डैक में हमने फॉल देखा, कॉस्ट में जिस तरह का 7% की गिरावट आज देखने को मिली है, आपका क्या व्यू है सर? एआई स्टॉक्स में बबल है, बन चुका है, या फिर ये कहना गलत है? जी देखिए संदीप जी, बिल्कुल लोकेश जी के साथ मैं सहमत हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी एक बबल टेरिटरी चल रही है। और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एआई स्टॉक्स में रैली देखी गई थी, आप देखेंगे तो फंडामेंटल से एड ऑफ फंडामेंटल आप जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वहाँ पर है। और इवन आप देखेंगे तो जो ब्रॉडकॉम का गाइडेंस आया था, ब्रॉडकॉम के गाइडेंस के बाद यानी आप दो इवेंट्स देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। वहाँ पर जब एंथ्रोपिक ने वहाँ पर हमें सजेस्ट किया था कि अब एआई के दौरान जो ग्रोथ हो रही है वो कम होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम है। सेकंड, फिर ब्रॉडकॉम का जो गाइडेंस आया वहां पर भी उन्होंने जो एआई चिप्स या जो एआई सेक्टर है वहां पर ग्रोथ की कमी दर्शाई थी। तो इसी के कारण आप देखेंगे तो 2 दिन से लगातार हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और 20% अब गिरा जो शेयर वो। इन्वेस्ट बिल्कुल सर। और आप देखेंगे तो काफी एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वहां पर अब गिरावट शुरू हो चुकी है वहां पर भी। तो हमारा जो मार्केट एआई रिलेटेड नहीं था और वहां से हमने रैली मिस कर दी थी। अब हो सकता है इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज इंडस्ट्री में वहां पर वापस एक थोड़ी वैल्यू बाई आ सकती है। और एआई रिलेटेड स्टॉक्स में अब थोड़ा एक मीनिंगफुल करेक्शन आए उसके बाद ही एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पर अभी जो गिरावट आ रही है वो आप देखिए कि फर्स्ट ट्रांस हो रही है, उसके बाद अब जैसे वैल्यूएशन सेटल होते हैं और कंपनीज की क्या गाइडेंस रहती है उसके बाद हमें उसके बाद ये सेक्टर को रीरेट करना चाहिए। चलिए मैं अब मेन सवाल पे आता हूँ। ये अभिषेक जी का सवाल है, मेरे मन में ये सवाल चल ही रहा था, मैं खुद इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था ओवर द वीकेंड कि क्या एआई में बबल बन चुका है। तो लोकेश सर अब ये बताइए, एआई में जो ग्रोथ हो रही थी वो आईटी के लिए चिंता थी, अब अगर एआई को लेकर दिक्कतें हो रही हैं तो ये आईटी के लिए अच्छा होना चाहिए। अब जरा आईटी इंडेक्स दिखाइए, आईटी इंडेक्स में हुआ क्या है सर? आज 1.5 से 2% की गिरावट हमने शुरुआती कुछ मिनटों में देखी, और अभी देखिए जो रिकवरी आ रही है नए मार्केट्स में वो शायद आईटी ड्रिवन ही है। अब आईटी इंडेक्स आप देखेंगे केवल आधे % के आसपास नीचे रह गया, या फिर आधे % के आसपास ही कमजोरी बची है। क्या अब अगर एआई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप भी 20% के करेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर ये इंडेक्स लेना है, ईटीएफ लेना है, मोतीलाल नैस्डैक का ईटीएफ, तो क्या आईटी स्टॉक्स में फिर उतना ही रनअप की उम्मीद हम करके चलें? सर, नंबर वन, मैं बबल नहीं बोल रहा हूँ एआई को। मैं बोल रहा हूँ महंगा हो चुका है। करेक्शन। करेक्शन आ सकता है, बबल नहीं है, क्योंकि ये लंबा चलेगा। ये ऐसा नहीं है जे आज ही एआई खत्म हो गया और एआई का अब तो 5-10 साल कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। महंगा बहुत हो चुका है। तो थोड़ा सा शांत, तो थोड़ा सा जब भागते हैं ना सर, 100 मीटर्स में अगर आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, ये मैराथन का दौर है, तो थोड़ा सा सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अब वही, अब एआई रिलेटेड जो भी थीम है वहां होना चाहिए। चाहे वो ज्यादा करेक्शन ना हो तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। अगर ज्यादा करेक्शन होगा तो उसका रैप ऑफ इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये जब वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी सर, और बाकी जो भी वो है एसेट क्लासेस है, चाहे वो सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन, वहां पर भी पैसा नहीं बन रहा। और इंडियन मार्केट अभी तक के हिस्ट्री में सबसे
चीपेस्ट वैल्यूएशन में अब चल रहा है। अपने हिसाब से जिस वैल्यूएशन में चलता है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से चीपेस्ट वैल्यूएशन में चल रहा है। तो मेरा मानना है आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट भी थोड़ा स्टेप उठा रही है, और क्योंकि वैल्यूएशन बहुत चीप है इंडियन मार्केट में, तो यह एफआई घूम के आएगा इंडियन मार्केट में। नॉट ओनली आईटीज बट बाकी सेक्टर में भी पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। आईटी में लार्ज कैप में अभी भी मैं कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी एक दो क्वार्टर का आउटकम इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मिड कैप आईटीज बहुत अच्छा लग रहा है, स्मॉल कैप आईटीज काफी अच्छा लग रहा है। लार्ज कैप आईटीज समथिंग लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, आपको याद हो टीसीएस मैंने 3400 या 3300 में बोला था सेल कर दीजिए, ये और नीचे जाएगा। आज हमने बाद में 2100 2200 भी देखा है। अभी भी मैं अब डाउन साइड रिस्क कम है, बट क्या अपसाइड बहुत ज्यादा दिखेगा वो अभी लार्ज कैप आईटीज में मुझे नहीं दिख रहा। ठीक और है, दूसरा ओके। सर एक और एग्जांपल दे दूं सर, इंडियन मार्केट के हिसाब से ही, आपको याद हो हमने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था MTAR। 1700 में बाई किया सर, 2700 में बाई करने की बात की है, 3500 में बाई करने की बात की है, 4500, 700, 8000, सॉरी 5500 तक बाई करने की बात की है। अब मीडिया में इस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी 7,500 8,000 में, और बहुत जन पब्लिक जो है रिटेल जो है 8,000 में जाके फंसे हुए हैं, और 7,000 आ गया था, बोले क्या कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आया था 4,000 में खरीद लिया, अब क्या करें। चीज वही है, आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हो। अभी भी पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरे है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, और हमारा 1700 1800 के लेवल से बाई है, और आपके दर्शक जो मुझे सुनते हैं उनको 1700 में बाई है। मगर इस लेवल पे जब आप लेते हो मोमेंटम में, तो रिस्क बहुत ज्यादा होती है, 15% कभी भी टूट जाएगा। ऊपर से हम देखें 10% ऑलरेडी टूट चुका है, 5-7% और भी जा सकता है। तो ठीक है, इस तरह से ऊपर जाके लेना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो। मतलब है तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, नई खरीदारी ना करें, फंसने वाली बातचीत हो जाएगी। और आईटी स्टॉक्स की जहाँ तक बात है तो दिग्गजों में निवेश की सलाह नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल अभी मिड कैप स्मॉल कैप नज़र आ रहे हैं। वरुण जी, मेरी तो आपसे विप्रो को लेकर भी बातचीत हुई है। विप्रो हमारी आई थिंक 200 205 के आसपास भी बातचीत हुई थी। अब आपका क्या व्यू है आईटी स्टॉक्स को लेकर? जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मिड कैप स्टॉक्स है वहाँ पर हमारा एक रुझान रहा था, पॉजिटिव रुझान रहा था। और जो 26,800 के अराउंड निफ्टी आईटी के जो लेवल्स बने हैं, आई थिंक एक बार अब फिर से रिविजिट नहीं होंगे। बट अगेन जो स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की थी वो स्टॉक स्पेसिफिक ही यहाँ पर अप्रोच रहना चाहिए। जैसे हमारा एक अप्रोच था, कॉफोर्ज था, एक अर्निंग्स अच्छे थे, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी, ओएफएसएस पर हमारा एक बुलिश व्यू था, पर्सिस्टेंट सिस्टम पर हमने एक बुलिश व्यू दिखाया था करीबन 46 48 700 के अराउंड, वहां से एक अच्छा राइज मिला है। अब आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स एक बड़े फॉल के बाद, करीबन 30-35% के फॉल के बाद अब एक कंसोलिडेशन जोन में है। और जो जो स्टॉक्स में, जो कंपनीज में अब आप देखेंगे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होगी और उसके साथ एक अर्निंग विजिबिलिटी आएगी, वो स्टॉक्स में आप बाय करेंगे। साथ ही में हम अभी जो इंडियन इकोनॉमी पर जो बात कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे तो जो जीडीपी प्रिंट्स आई वो काफी अच्छी है, बट उस हिसाब से आप जो ग्रोथ दिख रही है उस हिसाब से रिफॉर्म्स की स्पीड नहीं है। इसी के कारण यहाँ पर मार्केट एक वैल्यू नहीं दे रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस जो हाई है, वो इंडियन जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वहां पर अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। साथ ही में जो हमारा जो ग्रोथ है, जो अर्निंग्स है, वो लास्ट 2 ईयर से अनइवन रही है। जो कंपनीज की ग्रोथ आ रही है लार्ज कैप स्पेशली, वहां पर आप देखेंगे तो जो अर्निंग्स आ रही है वो कंसिस्टेंस नहीं आ रही है। और एफआईआई जो अगर आपको वापस बुलाना है, रिफॉर्म्स बड़े कदम उठाने पड़ेंगे संदीप जी, छोटे मोटे कदम से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म होना चाहिए जो एफआई को लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के लिए यहाँ पर आपको स्टेबल कर सके। और जो टैक्स रिफॉर्म्स हो रही है स्पेशली टैक्स पर, एफआईआई काफ़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स रिफॉर्म हो रहे हैं जो हमारे देश के अंदर, वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। और यहाँ पर जो मूवमेंट आ रही है वो जो एकदम से आ रही है, जो जिससे कारण जो निवेशक है वो यहाँ पर डरे हुए हैं। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स जो हम जब बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग के लिए होनी चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट आईटी शेयरों में रिकवरी जो हो रही है ना, उसमें एक कारण ये भी है कि हमारी जो ट्रेड डील है यूएस के साथ, उसको लेकर भी नए अपडेट्स आए हैं। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनकी ओर से बयान आए हैं जो कि काफ़ी कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जुलाई के मध्य तक हो सकता है कि जो हमारी जो एंटरिम डील है यूएस के साथ वो होने की संभावना है। और उसका जो पहला चरण है वो बहुत ही वाइब्रेंट हो सकता है जून अंत तक। और
भी जो हाई लेवल डेलीगेशन है यूएस की ओर से वो आने की उम्मीद है। 2 से लेकर 4 जून के बीच में बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि अच्छी रही है। उसके बाद और भी बड़ा डेलीगेशन आ सकता है। जो इनका ट्रेड विभाग है उसके जो अलग अलग डिविजन्स हैं उसके जो अधिकारी हैं उनकी पूरी टीम मौजूद थी 2 से 4 तारीख के बीच में। और अब कह रहे हैं कि इनकी वीकेंड के दौरान भी कुछ अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और जितने भी ओपन मुद्दे बचे हुए हैं उनको सुलझाने की दिशा में ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और अगले महीने के मध्य तक पहले चरण को बहुत ही बढ़िया तरीके से लागू करने की हम स्थिति में होंगे, ऐसा पीयूष गोयल साहब ने कहा। ये हमारे कह रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का सिर्फ पहला चरण होगा। जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उसकी तुलना में जो पहला चरण है वो हमें एक एज प्रोवाइड करेगा या फिर एक बढ़िया स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। तो यूएस के साथ जो बातचीत है वो बहुत बढ़िया चल रही है, और ये जो ट्रेड डील है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आज हम खुले ज़रूर नेगेटिव थे, जो यूएस लेड गिरावट थी एए स्टॉक्स की उस वजह से, लेकिन आईटी स्टॉक्स में रिकवरी के पीछे काफ़ी बड़ा कारण है। इसके साथ साथ एक और सवाल और भी ले लूँ। नैन्सी जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि मेरे पास एल&टी है, पारस डिफेंस और अदानी पोर्ट्स नीचे आ गए हैं, आज बाय कहाँ करें? अच्छा, पहले से लिए हुए थे इन्होंने, अदानी पोर्ट्स में मुनाफा वसूल कर चुकी हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि लेवल्स कौन से अच्छे होंगे अगर मुझे इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, मैक्सिमम डाउनसाइड कितनी है, सबसे जल्दी प्रॉफिट किस में मिलेगा, उसमें ज़्यादा बाइंग करूंगी। तो मैं अदानी ग्रुप की बात बाद में करता हूँ। लोकेश सर, एल&टी को लेकर तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। एल&टी पे सर अभी हाल में जो करेक्शन हुआ उसके बाद दोबारा एंट्री का मौका आ गया है क्या? जी, एक अच्छा लेवल है, इस जगह पे एल&टी बाई किया जा सकता है। डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। स्टॉप लॉस लगाना 3840 3850 के बीच में, मतलब 50 रुपए का डाउन साइड है। अगर ये स्टॉक घूमता है और मार्केट थोड़ा सा भी घूमता है तो आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से मिल सकता है। तो ये बाई का लेवल है ये। ठीक है। पारस डिफेंस पर वरुण जी हमने 1150 तक की बातें की हैं, 900 रुपये भी करी हैं, उससे पहले भी हमने बातचीत करी है, अभी भी व्यू इंटैक्ट है। इसमें ये कह रही हैं कि एंटर किया जा सकता है। जी, देखिए संदीप जी, पारस डिफेंस पर जब से अर्निंग्स आए तब से हम बुलिश है, और करीबन 750 के अराउंड हमने रेकमेंड किया था। आप देखेंगे तो लास्ट वीक करीबन 17% का रैली दिखा था इसी मार्केट में। जो हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अर्निंग स्पेसिफिक विजिबिलिटी की बात करिए, स्टॉक्स में देखी गई है। अब भी आप देखेंगे तो जो अपना जो स्टॉक है एक लेवल होल्ड करके बैठा है, और यहाँ पर अब जो लाइफ हाई था वो कंफर्टेबली क्रॉस किया है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। बिल्कुल काफी अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट है, मोमेंटम स्टॉक है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट करना यहाँ पर शुरू करेगा, यहाँ पर हमें 1150 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करके रखना है। अगर कोई गिरावट आती है, एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होता है और करीबन 900 के लेवल आते हैं, तो बिल्कुल बाय ऑन डिप करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 840। 840 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करनी। 1150 के लेवल्स पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, अभी भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है इन लेवल्स के आने की। सवाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है राज पटेल जी का। लोकेश सर, इज्मो नाम का एक स्टॉक है, IZMO, इज्मो के नाम से। ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये 50 शेयर हैं और मुझे इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसमें क्या करूँ? मुझे इसमें लॉस ना हो जाए, मैं इसको होल्ड करूँ या फिर सेल कर दूँ? देखिए सर, आज बाजार कमज़ोर है, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में। जी सर। अब इसमें ना सर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप सोचो 20 रुपए जो मिल रहा है, 20% मिल रहा है, उसको 10% हो सकता है या 5% हो सकता है, तो आज ही बेच के निकल जाइए। मगर आपको लगता है मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है। एक नया पैटर्न लास्ट ईयर इन्होंने फाइल किया था IIT मद्रास से मिलके। फंडामेंटली काफी अच्छा है, यूनिक बिजनेस है। मुझे लगता है ये स्टॉक सर साल 1.5 साल 2 साल के अंदर आपको 1400-1500 रुपए दिखा सकता है। तो उसके 14। हिसाब से अगर रखना है तो जरूर रखें। अगर आपको लगता है 20% का 10% हो जाएगा तो आप साइन नहीं कर सकते, तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस का लेवल? नहीं, इसमें से स्टॉप लॉस ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, पर लगाना है तो 700 750 का बैठ रहा है। 750 काफी के नीचे आसपास। है, काफी नीचे है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम। ये ना हो कि वेल्थ पूरी तरह से इरोड हो जाए, कहीं पे तो एक स्टॉपेज लेवल होना चाहिए कि वहाँ पर जाकर ही जी सही, जी। लेकिन हम अपना पैसा उसमें से निकाल लेंगे। वरुण सर, सानवी सावंत जी कह रही हैं कि मेरे पास SJVN है 84 रुपीज़ के प्राइस पर, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं, और इनके पास L&T भी है जिसकी हमने अभी बात करी 3945 रुपये के रेट पर। चलिए वो तो बात हो गई, इनका एवरेज प्राइस ये है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करती है जब भी इनका सवाल आता है। SJVN पर राय दे दीजिए, 84 पर लिया है, सही डिसीजन है इनका? जी, देखिए स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है, करीबन 160 के जोन से यहाँ पर स्टॉक में आप देखेंगे तो लोअर हाई लो लोज के पैटर्न बन रहे हैं।
करीबन 62 के अराउंड एक बेस बना था, वहां से स्टॉक में काफ़ी एक शार्प रिकवरी आई थी। 80 का जो जोन था वो 200 SMA था डेली का, और वहां से वापस से करेक्शन आया। स्टॉक हालांकि यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग का एक प्रोसेस में जा रहा है, और करीबन 72 के जोन में यहाँ पर एक अच्छा बेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है। बिल्कुल उन्होंने काफ़ी अच्छे रेट पर खरीदारी की, बट यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तभी आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक 68 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 68 का अगर जोन टूटता है तो यहाँ पर स्टॉक फिर से अपना 62 के जोन यहाँ पर दिखा सकता है। स्टॉक में मोमेंटम बनेगा जब अपने 200 SMA को 80 के ऊपर क्लोज मिलेगा, तब यहाँ पर दो कंफर्मेशन मिलेंगे। स्टॉक में एक रिवर्सल बनेगा, एक हायर बेस का एक कंफर्मेशन मिलेगा, और फिर स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा सकता है, और जो लोअर हाई लोअर लोज के जो ट्रेजेक्टरी है वो ब्रेक करके स्टॉक एक रिवर्सल दे सकता है। तो आप अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू है 68 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, ओके। नारायण उजाला पे क्या करें लोकेश सर? और ये हमारे एक दर्शक हैं इब्राहिम जी कह रहे हैं कि 1860 रुपये पर लिया हुआ है, आपका क्या व्यू है इस पर? लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा है। सेठी साहब के हॉस्पिटल है, बैंगलोर बेस्ड मेन कंपनी है ये, एंड मेनली हार्ट ट्रांसप्लांट में माहिर है ये कंपनी। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। फॉर ट्रेडिंग वेट अगर कोई कर रहा है उस केस के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1870 रुपए का। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 2070 से लेकर 2200 रुपए तक जा सकता है। 2070 से लेकर 2200 तक जा सकता है। सर हेल्थ केयर स्पेस में वरुण जी आपकी टॉप पिक इस पूरे स्पेस में आपको क्या पसंद है? जी संदीप जी, देखिए हमारी काफ़ी बार चर्चा हुई निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर में एक ब्रेकआउट है, और निफ्टी हेल्थ केयर आप देखिए काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अपने डेली के 52 ईयर में टेस्ट करने के बाद वापस यहाँ पर रिवर्सल कर रहा है, विच मीन्स स्टॉक आप इंडाइसिस में ही एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर जो आप बता रहे हैं जो हमारी टॉप पिक्स रहेगी, एक फोर्टिस हेल्थ था हमारा 980 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वो आज के क्षेत्र में यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर अच्छा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर करीबन 1100 के टारगेट बन सकते हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 940 का मेंटेन कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमारा एक काफ़ी अच्छा रुझान था करीबन 7800 के आसपास, जो हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया है हमारे शो के दरमियान, और यहाँ पर भी 8600 के 8700 के टारगेट बन सकते हैं। हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। फोर्टिस आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर एक नया फ्रेश ब्रेकआउट है। और साथ ही में नारायण उदल पर एनएच पर हमारी एक सलाह रहेगी, और डिस्क्लेमर भी है, आज जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पर हमने रेकमेंड किया है इसी स्तरों पर, तो यहाँ पर भी एक बने रहने की सलाह है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेस बिल्डिंग और एक ब्रेकआउट है। करीबन 1895 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और आने वाले सत्र में करीबन 2100 से लेकर 2150 के टारगेट बन सकते हैं। 2100 से 2150 तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1895 लगाना हो। तो 3 स्टॉक्स हैं जो कि हेल्थ केयर स्पेस में है, जिन पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। चलिए इस बीच स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल बाला, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं ज़रा वो भी आपको सुना देते हैं। गुड मॉर्निंग। एंड आज के लिए जो स्टॉक्स मेरे रडार पर है, एक स्टॉक आपका ऑटो सेक्टर से है और दूसरा आपका ऑटो एंसिलरी सेक्टर से है। और अगर आप देखेंगे तो इन दोनों स्टॉक्स में थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ लो रिस्क पर बन रही है। एक स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट अभी हाल फिलहाल आया है, हालांकि मेरी पहली रिकमेंडेशन भी रही थी। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रिको ऑटो की, जो कि पिछले सेशन में क्लोज टू 134 के आसपास बंद हुआ था। हमें अगर यहाँ 130 से 135 की रेंज में एंट्री दोबारा मिलती है, सो फॉर टारगेट्स लाइक 145 एंड अप टू 175 हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दोबारा ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए ये 125 का होगा। और अशोक ले, जो कि अभी पिछले सेशन में आपको अराउंड 140 के आसपास ही था, यही इसी रेंज के आसपास आपको मिल जाए तो बढ़िया है, बिकॉज यहाँ से जो टारगेट्स बनते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए विच इज़ 1 वीक 153 का टारगेट पहला बन सकता है, एंड सेकेंड टारगेट पॉसिबली जो आप अगर 2 मंथ्स 3 मंथ्स का व्यू लेके जाए तो 170 का सेकेंड टारगेट आपको पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। एंड योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 127। So now these two stocks which I have recommended here, disclosure, this stock already got recommended on some public platforms to our members as well publicly, but so this is an open recommendation, as well as I mean I do not have any kind of conflict of interest in recommended list, stocks list. Trading and investment दोनों ही subject to market risk है, उसको समझते और मैनेज करते हुए काम करिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होती, और सेबी लाइसेंस एंड एसएम सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी दैट यू गोना अर्न प्रॉफिट। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कोई भी डिसीजन लें। डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। चलिए, तो रिको ऑटो और अशोक लेलैंड 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रख के चलनी है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे।